नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के नए मंत्रियों ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। इसके साथ ही सभी मंत्रियों को कमरा भी अलॉट कर दिया गया है, जिसमें रणवीर गंगवा को मिला कमरा नंबर 43A और राव नरबीर को कमरा नंबर 39 और साथ ही कृष्णलाल पवार को कमरा नंबर 34, अनिल विज को कमरा नंबर 32, कृष्ण बेदी को कमरा नंबर 24 और श्याम सिंह राणा को कमरा नंबर 47। गौरव गौतम को 9वें फ्लोर पर कमरा नंबर 30 मिला है। श्रुति चौधरी को कमरा नंबर 31 और आरती राव को कमरा नंबर 43C मिला है। आपको बताते चलें कि नए मंत्रियों ने पदभार भी अब ग्रहण कर लिया है और साथ ही सचिवालयों के अब कमरे जो हैं वो भी अलॉट कर दिए गए हैं, जिसमें से सीएम नायब सिंह सैनी ने सभी को पदभार ग्रहण कराया और सभी ने अपने अपने पदभार को ग्रहण किया और इस दौरान सभी को अपने अपने कमरे जो हैं वो भी मिल गए हैं, कमरे अलॉट कर दिए गए हैं, जिस दौरान सभी ने अपना पदभार जो है वो ग्रहण किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया है। हरियाणा प्रदेश के अपने 2,80,00,000 परिवारजनों की अनथक सेवा का व्रत लेकर प्रदेश के मुख्य सेवक के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। मैं भावुक और नतमस्तक हूं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का संकल्प सर्वोपरि है। हरियाणा प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। साथ ही कहा कि पीएम मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारी पूर्ण बहुमत की ये सरकार सेवा, सुशासन, समानता, समृद्धि और गरीब कल्याण के लिए समर्पित होगी। आपको बताते चलें कि हरियाणा कांग्रेस में अब आपको बताते चले कि लगातार विधायक दल का नेता कौन होगा, इसका भी फैसला थोड़ी देर में हो जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के नए मंत्रियों ने पदभार भी ग्रहण किया है और वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने सभी का आभार भी जताया है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और मंत्रियों की शुक्रवार को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सचिवालय में मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई है और बैठक की अध्यक्षता सीएम नायब सिंह सैनी ने की, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौरी समेत मंत्री भी मौजूद रहे। बैठक में सरकार के आगे के कार्यों और सरकार के विजन को लेकर चर्चा भी की गई है। आपको बताते चलें कि खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर सीएम सैनी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई है और हरियाणा में नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने भी चंडीगढ़ स्थित सचिवालय में पदभार अपना संभाला है। कार्यभार संभालते ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पहला बड़ा फैसला लिया है। सीएम सैनी ने प्रदेश की जनता को बड़ी सौगात दी है। राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में फ्री क्रॉनिक किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस सेवा मिलेगी और भविष्य में सभी मेडिकल कॉलेज में भी निःशुल्क डायलिसिस सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किडनी के मरीजों का सरकारी अस्पतालों में इलाज फ्री होगा और साथ ही इस फाइल पर आज मैंने हस्ताक्षर किए हैं। ये तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। ये मैंने सबसे पहले निर्णय लिया है कि और वहीं सीएम सैनी ने कहा कि हमने घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम किडनी के मरीजों को मुफ्त में इलाज मुहैया कराएंगे। हमने उससे संबंधित फाइल पर जो हस्ताक्षर है वो कर दिए हैं। हरियाणा सरकार किडनी डायलिसिस का खर्च भी वहन करेगी। वो प्रदेश में जो किडनी के पेशेंट हैं, जो हमने अपने संकल्प पत्र के अंदर भी ये संकल्प लिया था कि हमारी सरकार आएगी और हम जो किडनी के पेशेंट हैं उनका इलाज हरियाणा के सभी सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में होगा। तो आज उस फाइल के ऊपर साइन किए हैं, क्योंकि डायलिसिस एक इस प्रकार की बीमारी है कि व्यक्ति को एक डायलिसिस कराने में लगभग 2500 रुपये का खर्चा उसका आता है। महीने में कोई 4 भी कराता है, 6 भी कराता है, 7 भी कराता है। लगभग 20 से 25 हजार रुपये महीने का उसका खर्चा वो आता है।
अब ये सारा का सारा खर्चा हरियाणा सरकार तुरंत प्रभाव से वो लागू हो गया है। हरियाणा प्रदेश के किसी भी हॉस्पिटल में अब व्यक्ति को ये खर्च नहीं उठाना पड़ेगा। हरियाणा सरकार इस खर्च को वहन करेगी। ये मैंने सबसे पहले निर्णय लिया है और उसके तुरंत बाद हमारी कैबिनेट की बैठक थी। हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने में पार्टी में खुशी का माहौल है। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट मंत्री अनिल विज का कार्यभार संभालने के लिए कुर्सी पर बैठाया तो वहीं पदभार ग्रहण भी करवाया है। इस दौरान अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है और ये इसी आधार पर बनी है क्योंकि हम काम करने वाली संस्कृति के लोग हैं। उन्होंने कहा कि ये पहली बार है जब किसी सरकार ने सकारात्मकता के साथ में काम किया है और जिसे लोगों ने सराहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी का हर कार्यकर्ता का दायित्व है जिम्मेदारी और वहीं वो प्रदेश के उत्थान और लोगों के कल्याण के लिए कार्य करें। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी की तीसरी सरकार बनी है। तीसरी बार ये ऐतिहासिक कदम है। ये देश की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही कहा कि बीजेपी ने हरियाणा में खर्ची पर्ची की संस्कृति को खत्म कर दिया है। इस संस्कृति को बदलने में पूर्व सीएम मनोहर लाल का बहुत बड़ा योगदान रहा। जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए भी जल्द जनता दरबार भी लगाया जाएगा। देखिए, ये जो हमारी तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनी है, ये बहुत ऐतिहासिक इवेंट है प्रदेश की जनता के लिए भी, देश के लिए भी, देश की राजनीति के लिए। क्योंकि आज तक जो सरकारें बनती गिरती रही वो नेगेटिविटी पे बनती गिरती रही। ये एक सरकार ने गलत काम किया, लोगों ने हटा दिया, दूसरी बन गई, फिर उसने गलत काम करा, फिर उसको हटा दिया, फिर वो बन गई। पहली बार कि सकारात्मकता के आधार पर लोगों ने सरकार को चुना है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज आज फिर से एक आपको बता चलिए परिचित अंदाज में टी पॉइंट पर अपने साथियों से मिलने पहुंचे। चंडीगढ़ में कार्यभार संभालने से पहले अनिल विज ने चाय की दुकान पर बैठकर साथियों से मुलाकात की, उनसे चर्चा की। विज ने कहा कि वे 55 सालों से यहां पर बैठ रहे हैं। आज भी कैबिनेट में जाने से पहले यहां पर आया हूं। रूटीन है मेरा तो टी पॉइंट पे आना। 55 सालों से बैठा हूँ यहाँ पे। अब जा रहा हूँ, कैबिनेट अटेंड करने जा रहा हूँ। अब बाकी दिनचर्या करेंगे सारी। कल पहला ही दिन था, अधिकारी नहीं आए थे। ये रोल लगातार देखने को मिलेगा? नहीं, ये तो देखिए, जब भी कोई कैबिनेट मिनिस्टर पहली बार किसी जिले में जाता है तो जिले के अधिकारी हमेशा मिलने आते हैं, हमेशा बैठे। हरियाणा के नवनियुक्त मंत्री कृष्ण पवार ने इस बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि कैबिनेट की पहली बैठक में विधायकों के अर्थ के लिए विधानसभा के सत्र को जल्द बुलाया जाएगा। इसके अलावा विकास के कार्यों में किसी भी तरह की कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। तो वहीं किसानों को भी लेकर बात करते हुए मंत्री कृष्ण पवार ने कहा कि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। आज हरियाणा सरकार भारतीय जनता पार्टी गठन के बाद नायब सैनी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की आज पहली मीटिंग थी। उस मीटिंग में हमारे प्रदेश के अंदर जैसे पैडी की परचेज चल रही है, पूरे प्रदेश में उसमें चिंता करते हुए किसी प्रकार की किसान भाइयों को दिक्कत न आए निर्देश दिए हैं कि वरिष्ठ अधिकारी मंडियों में जा करके मंडियों को संभालेंगे। किसी प्रकार की चाहे लिफ्टिंग के मामले में है, परचेज के मामले में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सेकेंडली, जब भी कोई सरकार का गठन होता है
हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनने की खुशी में अंबाला के अंदर पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल ने जलेबियां बांटकर खुशियां मनाई हैं। जलेबियों का डिब्बा राहुल गांधी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पार्सल करवाया है। असीम गोयल ने कहा कि राहुल गांधी जलेबियों की फैक्ट्री लगाकर लोगों के पेट पर लात मारना चाहते थे, लेकिन जनता ने उनकी ही जलेबी बना दी। इसके साथ ही हरियाणवी अंदाज में असीम गोयल ने कहा कि यो तो हरियाणा से प्रधान सा, यहाँ थोड़ा संभल कर। आज हमने ये नायब सैनी जी के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने और लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनने के खुशी के अंदर आज जलेबियों का जो है कार्यक्रम हमने रखा है प्रसाद रूपी, और हर कार्यकर्ता आज बड़ा प्रफुल्लित है। और हमने ये जलेबियों का डब्बा राहुल गांधी जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को जो है हम भेज रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी को फैक्ट्री की जलेबी पसंद थी, तो नायब रस से भरी हुई हरियाणा की फैक्ट्री की गर्मा गर्म जलेबी जिन्होंने कांग्रेस की जलेबी बना दी जनता ने, तो हम ये जलेबी जो है राहुल गांधी जी का मुंह मीठा करने के लिए कि साहब फैक्ट्री से बढ़िया ताजी बनी हुई यहाँ के जो रोजमर्रा के लोग हैं, हलवाई हैं, हमारे साथी हैं, हर शहर के अंदर सैकड़ों की संख्या में, ग्रामीण अंचल में भी आज भी जो है जलेबी एक तरह से हमारी शाही मिठाई है। और राहुल गांधी फैक्ट्री लगा के उनके पेट के ऊपर लात मारने लगे थे, उन लोगों ने राहुल गांधी की जलेबी बना दी, कांग्रेस की जलेबी बना दी। तो मैं कहना चाहता हूँ जो हरियाणा से प्रधान है राहुल गांधी जी, यहाँ संभल के आइएगा। खबर कैथल से है, जहां पर आपको बताते चले कि मुंबई क्राइम ब्रांच के 20 अधिकारी कैथल पहुंचे हैं, तो वहीं आरोपी गुरमेल के गांव नरण से युवाओं को पूछताछ के लिए उठाया गया और बाबा सिद्दीकी की हत्या से पहले जसीन अख्तर गुरमेल के गांव यहां पर था। यहां पर कैथल से और भी 4 से 5 लोगों के नाम सामने आए हैं। मुंबई पुलिस की जांच में कुछ और लोगों के नाम सामने आए। गुरमेल ने अपने पुलिस डिस्क्लोजर में भी इन लोगों के नाम बताए हैं। देखिए, आप समझते हैं, आपने देखा है कि बड़ा एक अति संवेदनशील विषय है जो मुंबई में जो ये घटनाक्रम हुआ है, तो उसमें मुंबई पुलिस के हाथ जो लगे हैं, शूटर्स लगे हैं, उनका लिंक जो है, वन ऑफ द शूटर्स जो है कैथल का रहना पाया गया है। तो ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू है और इसमें मुंबई पुलिस यहाँ पे कैथल में हाजिर भी है, मौजूद है। वो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और कैथल पुलिस ने पूरा सहयोग दिया है उनको। उनकी अलग अलग टीम्स जो हैं अलग अलग एंगल से काम कर रही हैं। और देखिए, आप समझते हैं, आपने देखा है कि बड़ा एक अति संवेदनशील विषय है जो मुंबई में जो ये घटनाक्रम हुआ है, तो उसमें मुंबई पुलिस के हाथ जो लगे हैं, शूटर्स लगे हैं, उनका लिंक जो है, वन ऑफ द शूटर्स जो है कैथल का रहना पाया गया है। तो ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू है और इसमें मुंबई पुलिस यहाँ पे कैथल में हाजिर भी है, मौजूद है। वो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। यमुनानगर में डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। सिविल अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिले में डेंगू के 57 एक्टिव केस अभी तक सामने आए हैं, जबकि चिकनगुनिया और मलेरिया के लक्षण भी 4 मरीजों में पाए गए। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यमुनानगर के सिविल अस्पताल में डेंगू का अलग से वार्ड तैयार हुआ है और स्वास्थ्य विभाग घातक बुखार को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रहा है, जिसको लेकर अलग अलग टीमें भी अब फील्ड में उतार दी गई हैं। घरों में और घरों के बाहर लार्वा को भी चेक किया जा रहा है। अभी तक जिला यमुनानगर में डेंगू के टोटल 57 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। 2 चिकनगुनिया के और 2 ही मलेरिया के केस रिपोर्ट हुए हैं। तो कितने एक्टिव केस कितने मैडम? ये एक्टिव केसेस ही हैं, मतलब एक्टिव इन द सेंस जो रिपोर्ट हुए हैं, ऐसे एडमिट कोई नहीं है अभी, सभी अपने घर पे ही हैं। सब जिनको पॉजिटिव आया ये वो केसेस हैं। हाँ, जीएच में यहाँ पे डेंगू वार्ड बनाया गया जिसमें 12 बेड रिजर्व किए गए हैं। जगाधरी में भी ऐसे ही बेड रिजर्व किए हुए हैं। हर सीएचसी पे बेड रिजर्व किए हुए हैं जिन पे मच्छरदानी लगाई गई है। जैसे अभी मॉइस्चर है, अभी ह्यूमिडिटी है मौसम में, और इस बार जैसे लेट बारिश शुरू हुई थी तो उसकी वजह से पानी जहां जहां पे भी इकट्ठा हुआ था, बीच बीच में बारिशें हुई थी, उसकी वजह से लार्वा हुआ, जिसकी वजह से लेट इस बार डेंगू आया है। यमुनानगर में कृषि विभाग की पहल का असर देखने को मिला है। किसान अक्सर धान के अवशेषों को खेतों में जला देते हैं और वहीं कुछ इन अवशेषों का प्रबंध भी कर लेते हैं,
लेकिन इस बार यमुनानगर जिले के किसान पिछले साल के मुकाबले या फिर बाकी जिलों के मुकाबले जागरूक हुए हैं। जिले में 15 अक्टूबर तक महज पराली जलाने के 12 मामले ही दर्ज हुए हैं। देखिए, अभी तक जो सैटेलाइट के माध्यम से प्राप्त हुआ है, हमें टोटल 21 ऐसी लोकेशन प्राप्त हुई हैं जहां पर पराली जलने के लिए जो सैटेलाइट से निरीक्षण किया जाता है। और इस दौरान 21 में से 6 लोकेशंस ऐसी हैं जिन पर आगजनी नहीं पाई गई है। एक लोकेशन ऐसी है जो एक्सीडेंटल फायर हुआ है और एक लोकेशन अंबाला डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। तो इस प्रकार 9 हमारी ऐसी है लोकेशंस जो कि नहीं पाई गई हैं, एक्सीडेंटल फायर हुआ है, एक आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है। जो हमारी 12 लोकेशन बचती हैं, 12 लोकेशंस पे हमने 11 पे फाइन कर दिया है, इसको एनवायरमेंटल कंपनसेशन बोलते हैं। और एक लोकेशन पे हमने जहां आई है उस पे हमने जो संबंधित किसान था उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। यमुनानगर में त्योहारों के सीजन में मिट्टी के बर्तनों का बाजार सज चुका है। बाकी दिनों के मुकाबले फेस्टिवल सीजन पर भी आपको बताते चलें कि लगातार बर्तनों का बाजार सज चुका है और इस दौरान ग्राहक मिट्टी के बर्तन की डिमांड करते हैं। लेकिन कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने में कम दिलचस्पी ले रहे हैं, क्योंकि त्योहारों पर मिट्टी के बर्तन भले ही बिक जाएं, लेकिन त्योहारों के बाद में इन मिट्टी के बर्तनों की खरीद कम हो जाती है। कुम्हार बताते हैं कि ये उनका पुश्तैनी काम है, लेकिन इस काम में घर नहीं चलता और ना ही मुनाफा होता है, और इस काम में कुम्हारों को मेहनत ज्यादा और लाभ कम मिलता है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।